हाय गाइस, वेलकम। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, नहीं क्या? ठीक है, बहुत गैप पड़ गया था हमारा कुछ दिनों से। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज कंटिन्यू करेंगे हम लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो आई थिंक इस सेशन में हम सिर्फ लिंकेज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, माना कि ये इतने कन्फ्यूजन है, इतने कन्फ्यूजन कंसेप्ट है। इसको समझने के लिए हम 4 सेशन लेंगे। कितने? 4 लेंगे। उसमें से दो, एक तो स्पेशल एनसीईआरटी वाला होगा, ठीक है, एक मेरी खुद की नोट्स, उस पे एक सेशन होगा, और दो हमें जनरल स्लाइड का यूज़ करके लेंगे। ठीक है, जो नेट पे स्लाइड अवेलेबल हो उसको हम फोड़कर उसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे टोटल हम ये जो सेशन है हमारा, ये जो टाइटल है लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, इस पे हम टोटल 4 सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, 4 सेशन लेने वाले हैं। तो उसमें से आज जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसमें ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन ही पार्ट है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी वगैरह, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी वगैरह, ये किस तरीके से हुई है, तो यही हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्वागत करता हूँ मैं तहे दिल से मेरे चैनल पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के पर। बेसिक टू एंड ये जो सेशन है, ये इसमें बहुत सारी स्लाइड का कलेक्शन है। तो कुछ स्लाइड है जो बेसिक से रिलेटेड करती है, तो वो बेसिक पर ही हम आज बात करेंगे। यदि आपको इनफैक्ट समझ में आता है, आपको बेसिक समझ में आता है, तो एंड में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बेसिक ही पता नहीं, पोपट पंची की तरह सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, उसमें मेरा पर्पज ये इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको थोड़ा तो समझ में आना चाहिए। थोड़ा भी समझ में आ गया ना, तो मैं आई एम अ परफेक्ट फॉर यू। मैं सॉरी, आई एम नॉट अ परफेक्ट फॉर यू। मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ तो आपको सहायता कर सक रहा हूँ। तो यही मेरा भाग्य है। ठीक है, तो ठीक है, अपने कंसेप्ट पे आते हैं, भटकते नहीं। ठीक है, तो चलो आज हम बात करेंगे लिंकेज पे। और ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्शन ही पार्ट देखेंगे। ऐसे तो फिर लिंकेज के हमारे पास 4 सेशन है। ठीक है, तो उसमें से पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो वीडियो, जो हमारा लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है, चलते फिर आगे। तो देखो, आज हम बात करने वाले आज हम बात करने वाले लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। ठीक है, तो इनफैक्ट जैसे कि हमने इस चैनल के माध्यम से, हम जब भी कोई टाइटल पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक एक ही चल रहा है। वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हाँ वही है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन वही है। ठीक है, तो जब हम उसमें से कौन सा भी कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है, कौन सा भी कंसेप्ट उठाते हैं, जो अब तक हमारे 22 सेशन आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम जब हमारे पास जो सेशन होता है, जो टाइटल होता है, उसमें हम एक ही बात कहते हैं। वो कौन सी बात है? कि जो आपके पास टाइटल है उसको फोड़ के देखो। मानो ए लिंकेज, इसके बारे में समझने का प्रयास करो। और आपको मैं बता दूं, जो वर्ड होता है ना, इसमें इसका मीनिंग छुपा होता है। लिंकेज, अब लिंकेज, मानो यदि हम क्या करते हैं, यदि आप, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा खुद का, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, और इसकी लिंक होती है एक, जो मेरे व्हाट्सएप पे एक स्टेटस के तौर पे मैं रखता हूँ, या फिर जिनको सच में ज़रूरत है उनको मैं शेयर करता हूँ। तो एक लिंक के फॉर्मेट में शेयर करते। इनफैक्ट मेरा ऐसा कहना है कि एक लिंक होती है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एक लिंक होती है जो व्हाट्सअप को यूट्यूब से कनेक्ट करती है, या यूट्यूब को व्हाट्सअप से कनेक्ट करती है। लिंक है, किसकी लिंक है? कि इस वीडियो की लिंक है। तो इनफैक्ट लिंक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को पकड़ के रखना, एक दूसरे को पकड़ के रखना। फिर ये लिंक क्या करती है? व्हाट्सअप और यूट्यूब को पकड़ के रखती है। एक लिंक होती है जो हम, आप, यदि आप देखो, अब ये वीडियो यदि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, तो फिर क्या आता है? वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, उसके पीछे शेयर का ऑप्शन होता है। ठीक है, जब मैं शेयर करता हूँ, मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाता है, और व्हाट्सअप ओपन होने के बाद जब मैं खुद का स्टेटस डालता हूँ, तो ऊपर ऐसी लिंक होती है, और उसके नीचे ऐसा कुछ तो टाइटल होता है कि लिंकेज क्रॉसिंग ओवर बाय हरी राठौर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके पीछे लिंक होती है। मतलब एक लिंक है जो व्हाट्सअप को यूट्यूब से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ऐसी लिंक होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन लिंकेज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को पकड़ के रखना, एक दूसरे को पकड़ के रखना। ठीक है, और उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस होने, हम क्या कहते हैं भाई? दो दो चारे क्रॉस हो रहे, मतलब एक, जब एक दूसरे, एक आगे चला जाता है, एक पीछे चला जाता है, और एक दूसरे के वो क्रॉस हो गए। ठीक है, तो इनफैक्ट में डे टू डे लाइफ में हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो मैच करता है इस कंसेप्ट से, वही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। लेकिन ठीक है, फिर जैसे हम इससे आगे जाएंगे,
ठीक है। जैसे इससे आगे जाएंगे फिर तो हम डीपली बात करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में किस तरीके से एग्जाम्पल ये यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं वही हम देखने का प्रयास कर रहे थे। तो ठीक है, फिर जैसे हम आगे जाएंगे स्टेटमेंट के साथ क्या मैकेनिज्म है, क्या फिनोमिनन है, वहाँ पर तो ये समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ लिंकेज एंड व्हाट इज़ अ क्रॉसिंग ओवर। तो क्या लिंकेज के बारे में क्या कहा कि ऐसा कुछ तो होता है जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर मतलब सेगमेंटेशन का एक्सचेंज होना भाई, ठीक है। फिर आगे कहेंगे हम कि क्रॉसिंग ओवर जब होती है, क्रॉसिंग ओवर जब होती है मतलब सेल डिवीजन में जब होती है तो सेगमेंट आप एक अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और लिंकेज मतलब एक जिन दूसरे जिन को पकड़ के रखता है, लेकिन एक ऐसा मोड आता है जहाँ पे उनको अलग होना है, एक दूसरे से अलग होना है। जैसे कि हम बहुत सारी बात करेंगे इसके ऊपर, इसलिए मैंने 4 सेशन लेने का डिसाइड किया इस पर। कितने सेशन? 4 सेशन। इसमें से 4 सेशन लेने का डिसाइड किया है। और इसमें से तो कुछ बातें ऐसी है जो बहुत टफ है, स्टेटमेंट भी बहुत टफ है, बहुत बड़ी कहानी है। हमने पहले ही कहा कि एनसीईआरटी के एक लाइन के पीछे इतनी बड़ी कहानी होती है कि आप उसको समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए इस पर 4 सेशन लेने का मैंने डिसाइड किया है। तो लिंकेज, एक लाइन में यदि बता दूं लिंकेज क्या होता है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखना, इसको लिंकेज। क्रॉसिंग और मतलब एक दूसरे में सेगमेंटेशन का एक्सचेंज होना, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, एक एग्जांपल भी देखेंगे आगे, हम कई सारी बात करेंगे इसके ऊपर, इसलिए 4 सेशन का इन्वॉल्वमेंट है। एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलते आगे। देखो, अब आपके सामने जो स्लाइड प्रेजेंट है उस पर है एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स रूल्स एंड एज्यूम्स। तो देखो कि मेंडल ने जो वहाँ पर रूल्स दिए थे वो रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होते हैं, ठीक है। तो बात यही थी कि जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडल ने क्या कहा था कि जीन ऐसे होते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, टी एच मॉर्गन हो, फिर शोटेन बोरी हो, या कुछ एक्सेट्रा, पुनेट स्क्योर, आर सी पुनेट, ऐसे कुछ भी हो, इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने एक चालाकी करके देखी, ठीक है। फिर जिन क्या होते, ठीक है, मेंडल ने तो जिन को लेकर कहा था कि जिन जिन आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, जिन के 2 एलील फॉर्म होते। तो पोस्टुलेट है हमारे सामने आज, एज्यूम्स है हमारे सामने, लेकिन तो मेंडल ने ऐसे कहा था कि जिन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जिन डिप्लॉयड में प्रेजेंट होते हैं, जिन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने एक चालाकी करी, मेंडल जाने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ऐसे कंसिडर करा कि जिन जिन जो होते हैं उसको गायब करके हम क्रोमोसोम की बात करें। तो फिर इनको एक्चुअली मेंडल को पता नहीं था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये उनको पता नहीं था। ये बाद में पता चला जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बात करना स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर डिस्कवरी करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके ऊपर जब डिस्कवरी हुई तब पता चला लोगों को कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो ठीक है, फिर भटकते नहीं आते हमारे पॉइंट पे, एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स रूल। तो मेंडल्स के क्या रूल्स थे, क्या एप्लीकेशंस थे जो एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते स्टेटमेंट पे, वन एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट एंड अदर रेसेस, बिल्कुल सही है। अरे हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए इसके ऊपर, तो हमें एक ही कंसेप्ट बार बार याद आता है, वो था हाइट ऑफ प्लांट। जो हमने टॉल और डॉर्फ लिए थे, 2 फॉर्म लिए थे, इसके कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी। तो ये डोमिनेंट था, रिसेसिव था, एक जीन के 2 फॉर्म थे, ठीक है। मेंडल ने भी बताया था, ठीक है, मेंडल ने बताया था ये। ऑल जीन्स 2 एलीलिक फॉर्म, हर जीन के 2 फॉर्म होते हैं, एक टॉल एक डॉर्फ, ठीक है। ऑल ट्रेट्स आर मोनोजेनिक, जितने भी आपके पास ट्रेड्स है, ट्रेड्स के बारे में क्या कहा था हमने, ट्रेड्स के बारे में कहा था स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रेड। तो मोनोजेनिक होता है, एक जीन के लिए एक ही होता है, मतलब मोनो मतलब एक और जेनिक मतलब जीन। हर एक ट्रेड एक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैपिटल डी टॉल के लिए होता है, तो ये हो गया मोनोजेनिक, ठीक है। चलते आगे, ऑल क्रोमोसोम ऑकर्ड इन होमोलॉगस पेयर, बिल्कुल सही है। ऑल क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें इसकी हाइट ऑफ प्लांट की बात करें, तो मान लो एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, मान लो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, ठीक है। तो ऑल जीन्स ऑकर होमोलॉगस पेयर में होते हैं, और किसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ठीक है। किसके ऊपर होते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। उसके बाद है ऑल जीन ऑब्जॉर्ब इंडिपेंडेंटली, जितने भी जीन होते हैं एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होते, बिल्कुल ये पता है। हमने मेंडल का जो 3rd लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑसॉर्बमेंट, वहाँ पर हमने देखा कि ये
एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है। फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो हमारे साथ है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे साथ है, तो वो भी हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट भी मिलते हैं। मतलब ये डिपेंड नहीं होते कि पेरेंटल जो है तो पेरेंटल से पेरेंटल ही मिलना है, तो ऐसा कुछ डिपेंड नहीं होते, कोई जीन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। तो ये भी मेंडल के ही लॉस थे, ठीक है। चलते आगे। तो देखो, अब ये स्लाइड मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड करी है कि आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो डायब्रिड क्रॉस जब हमने देखा, ये हमने ऑलरेडी हमारा सेशन में ऐड है ये इस चैनल इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो देखो, पेरेंटल जनरेशन हमारे पास थे येलो राउंड एंड ग्रीन व्रिंकल, एक रिसेसिव था, एक सॉरी ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, ठीक है। F1 जनरेशन में हमें ऑल येलो राउंड मिले, ठीक है। जब हमने इसकी F1 की सेल्फिंग करी तो आप हमें क्या मिले, F1 की सेल्फिंग गिरी तो येलो राउंड के साथ जब करा हमने तो 9 येलो राउंड मिले, 3 येलो व्रिंकल मिले और 3 ग्रीन राउंड और एक ये। तो अब इसमें से यदि आप गौर करो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, येलो राउंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये देखो। और उसके बाद है पेरेंटल कॉम्बिनेशन ग्रीन व्रिंकल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रीन व्रिंकल, ये दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या हमें सिर्फ ये दो ही मिल रहे हैं क्या, नहीं। तो दो के साथ हमें क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट भी मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होते। पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें इंटरमीडिएट भी होते हैं। तो ये मेंडल ने उस समय ही कहा था कि जब गमेट एक अपने आप को सेग्रीगेट करते, अपने आप को सेग्रीगेट करते, तो वो क्या करते हैं, अपने आप के अलग ही फिनोमिना दिखाते, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। जब वो एक बार उनका सेग्रीगेशन जब एक बार हो जाता है तो वो कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। तो ये मेंडल ने भी कहा था, ठीक है। चलते आगे, आपको समझने के लिए स्लाइड जानबूझ के यहाँ पर ऐड करी थी, ठीक है। चलते हैं कि आप वो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेरे ख्याल से तो आपको स्टेटमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तो आपको स्टेटमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमने देखा है ना, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से पाई, वहाँ पर हमने डीपली बात करी। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहना, उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, जब ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन होती है तो एक दूसरे को सेग्रीगेट कर लेते, सेग्रीगेटिंग पेयर ऑफ द यूनिट फैक्टर ऑल्सो इंडिपेंडेंटली। जब एक दूसरे को सेग्रीगेट पेयर कर लेते तो एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं होते, ठीक है। इन अदर वर्ड, सेग्रीगेशन ऑफ टू alleles at a one genetic locus has no effect on the segregations of the two allele at another locus। बिल्कुल सही है। तो जब ये सेग्रीगेशन करते तो कुछ allele जो है अनदर लोकस पे प्रेजेंट होते, मान लो यहाँ पर है कैपिटल वाई, मान लो यहाँ पर है स्मॉल वाई, यहाँ पर है स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और यहाँ पर है स्मॉल वाई। मतलब जब ये अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते तो एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम पर कई सारे एलिल्स, कई सारे जीन्स, जीन्स के फॉर्म मतलब एलिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। यह भी मेंडल ने ही बताया था, ये लॉ ऑफ मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ मेंडल के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल द असॉर्टमेंट ऑफ येलो एंड ग्रीन व्रिंकल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द असॉर्टमेंट राउंड एंड व्रिंकल एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि हमारे पास येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, ये आलिल थे, लेकिन नो इफेक्ट ऑन असॉर्टमेंट, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है राउंड और व्रिंकल पे, जो वाइस वर्सा, जो इसका इफेक्ट एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब ये तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो भी मिल रहे हैं, मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं है। इसके साथ साथ हमें कई सारे और भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ठीक है। कई पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट भी मिल रहे हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। तो देखो, लिंकेज सबसे पहले किसने दिया, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले एक सेशन देखा था, वो था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो दिया था हमारे शूटनबोरी एंड एक साइंटिस्ट है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने, जो जिसके बारे में हमने कहा था कि ही इज़ द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, वो फादर थे साइटोजेनेटिक्स के, है, ठीक है। तो लिंकेज को एक्चुअली किसने दिया था, तो ये दो वैज्ञानिक है, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया, विलियम बैटसन एंड आर सी पुनेट सुना है कभी, चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर सॉल्व करते हैं ना, तो वो इन्होंने दिया है। जो हम पॉसिबल ऑफस्प्रिंग देखते हैं ना, जैसे कि हम देखते हैं कि येलो राउंड देखने के लिए हमें 64 खाने बनाए थे, ठीक है। तो ये इनकी देन है, ठीक है, ये इनकी देन है। और आपके पास जो विलियम बैटसन है, इन्होंने जेनेटिक्स की स्टार्ट की थी, इन्होंने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया करा था, लेकिन एक्चुअली टर्म दी थी जेनेटिक्स की ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। विलियम बैटसन एंड आर.सी. पुनेट वेयर द वर्किंग विद द सेवरल ट्रेड्स इन स्वीट पी में इन्होंने जो काम करा, स्वीट पी में जब इन्होंने काम करा, ठीक है,
स्वीट पी में जब इन्होंने काम करा तो इनको लिंकेज के बारे में पता चला। तो कैसे पता चला, क्या पता चला, एक क्रॉस के माध्यम से हम देखेंगे वो। ठीक है, चलते आगे फिर। एंड नोटेबली अ जीन फॉर अ पर्पल, पर्पल के लिए क्या है, पर्पल फिनोटाइप उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल पी है। पर्पल था और एक रेड फ्लावर थे इनके साथ। ठीक है, पर्पल और पर्पल क्रॉस विथ रेड, मतलब स्मॉल पी, कैपिटल पी इज कैपिटल कैपिटल पी फॉर पर्पल एंड स्मॉल पी फॉर रेड। ठीक है, एंड फ्लावर्स एंड अजिन फॉर लॉन्ग पोलन ग्रेन, और जिनकी लॉन्ग पोलन ग्रेन थी। ठीक है, येलो राउंड, और इसके साथ मतलब कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल पी स्मॉल पी, सॉरी कैपिटल पी एक मिनट, हाँ देखो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, कैपिटल पी कैपिटल एल क्रॉस विथ स्मॉल एल, मतलब आपके पास पर्पल फ्लावर है, मतलब ये पर्पल फ्लावर और कैपिटल एल इनकी पोलन ग्रेन कैसी है, तो लॉन्ग इनकी पोलन ग्रेन है, और ये क्या आपके पास रेड लेकिन शॉर्ट पोलन ग्रेन। तो ऐसा कुछ क्रॉस था ऐसा जब इन्होंने क्रॉस देखा तो इनको पता चला कि एक्चुअली लिंकेज क्या होता है, मतलब तो लिंकेज के बारे में मैं आपको कई बार से जिक्र कर रहा हूँ कि व्हाट इज लिंकेज। एक कहानी देखते हैं हम, ठीक है, एक कहानी सुनते हैं। मान लो एक कहानी है, मान लो दो साइकिल है। ठीक है, एक साइकिल पे दो आदमी बैठे, तो दो साइकिल पे कितने हुए, चार आदमी हुए। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे, दोनों साइकिल साथ साथ चल रही है, वो आदमी एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे ऐसे 5-10 किलोमीटर चले गए आगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया उनके लाइफ में, ऐसा मोड़ आया उनके सफ़र पर, एक को लेफ्ट जाना था, एक को राइट जाना था, मतलब हर किसी की मंजिल अलग अलग थी एक दूसरे से, एक को राइट जाना था, एक को लेफ्ट जाना था। तो फिर वो क्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा वहाँ पर रुके थोड़ा देर कि यार हम इतने देर तक साथ में आए, क्यों एक दूसरे से अलग होना है, अच्छा तो लग रहा था, बातें कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, एक इस डायरेक्शन को जाएगा, एक उस डायरेक्शन को जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ वो अब तक जो चले आ रहे थे। तो ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि इतने घुल मिल गए थे हम एक दूसरे के साथ, तो फिर एक ऐसा सफ़र आ रहा है, हमें एक दूसरे से अलग होना है। तो ठीक है, फिर वो सोच रहे हैं कि क्यों एक दूसरे से अलग हुए, तो उनके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो जो जो साइकिल है तो उनको हाफ हाफ काट कर एक दूसरे के साथ जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप अपनी मंजिल की तरफ चले जाए, मुड़ जाए। ठीक है, आप अपनी मंजिल की तरफ मुड़ जाए, एक राइट को गया एक लेफ्ट को गया, मतलब क्या हो गया, लिंकेज। मतलब दो जीन एक दूसरे के साथ चल रहे थे। मान लो एक साइकिल पे दो आदमी थे, तो दो साइकिल पे चार हुए थे, लेकिन एक साइकिल पे जो दो आदमी बैठे थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे ना, मतलब एक दूसरे से वो लिंक थे। और वो जो अनदर साइकिल थी उस पे जो दो दो थे वो एक दूसरे से लिंक थे। लेकिन ऐसा मोड़ा है कि एक साइकिल को इस तरफ जाना है, एक साइकिल को इस तरफ जाना है, एक को राइट जाना है, एक को लेफ्ट जाना है। ठीक है, एक को राइट जाना है, एक को लेफ्ट जाना है। मान लो ये साइकिल है। ठीक है, मान लो ये साइकिल है, इस पर दो आदमी है, और ये साइकिल है, इस पर दो आदमी है, एक लेफ्ट गया एक राइट गया, तो एक दूसरे को अलग हो गए, मतलब लिंकेज हो गया। अब तक एक दूसरे के साथ थे लेकिन आप सेपरेट हो गए। ठीक है, फिर एक पॉसिबिलिटी आपके साथ, फिर एक पॉसिबिलिटी आपके पास, वो कौन सी है, तो फिर एक काम करो, इस पे जो एक आदमी प्रेजेंट था, इसका जो एक आदमी प्रेजेंट था, दोनों को एक साथ बैठा दो। सॉरी, मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप समझ लेना कि ये दोनों ब्लू से है। ठीक है, इसका एक आदमी और इसका एक आदमी एक दूसरे के साथ बैठा दो एक साइकिल पर। और दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इसका एक आदमी और इसका एक आदमी एक दूसरे के साथ बैठा दो और डायरेक्शन को बदला दो, तो फिर हो गया क्रॉसिंग ओवर। यहाँ तक ये था लिंकेज, मतलब दो आदमी जो एक साथ थे, दो साइकिल वाले जो आदमी एक एक साथ बात करते आ रहे थे, मतलब टोटल चार आदमी थे, एक दूसरे से घुल मिल गए थे। लेकिन एक सफ़र ऐसा है कि दोनों को अलग होना है, सेग्रीगेट होना है, तो बन गया लिंकेज। ठीक है, लेकिन जब हमने इसका एक जीन और इसका एक जीन आपस में क्रॉस करके एक एक के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो बन गया क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में भी कुछ ऐसा होता है, सेगमेंटेशन क्रॉस हो जाते हैं। सेगमेंटेशन का क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, इसलिए उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बात करेंगे हम, डीपली बात करेंगे, लेकिन आज का सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, और आप इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से कहानी तो आपको समझ में आई होगी कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बतलाने का मैंने प्रयास किया था इस कहानी के तौर से। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। तो इस स्लाइड पे क्या फोकस किया हमने, विलियम बैटसन एंड आरसी पुनेट ने क्या करा, लिंकेज को सबसे पहले डिस्कवर किया स्वीट पी में। उन्होंने क्या करा,
पर्पल पर्पल विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले का क्रॉस करा रेड विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन के साथ, तो इनमें उनको कुछ तरीके से अजम्पशन दी कि ठीक है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दी कि जो लिंकेज को शो कर रहे थे, मतलब और लिंकेज हमने पहले ही कहा एक जीन दूसरे जीन को पकड़ के रखता है, लेकिन सेग्रीगेशन के समय एक दूसरे को अलग होना होता है, तो बन गया लिंकेज। मतलब एक दूसरे को पकड़ के था, लेकिन एक मोड ऐसा है कि दोनों अलग हो गए, जैसे कि हमने साइकिल की कहानी बताई थी आपको। ठीक है, चलते आगे। तो देखो ये है वो क्रॉस जो लिंकेज को मैटर करता है, जो लिंकेज को डिस्कवर करने में बहुत बढ़िया रोल था इसका। तो ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पर्पल फ्लावर हमने कहा कि पी रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल एंड कैपिटल पी सॉरी स्मॉल पी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड। ठीक है, और पोलन ग्रेन का जब सेव हुआ तो ये बन गया था एक फिनोटाइप। ठीक है, ये बन गया फिनोटाइप जो इंडिकेट कर रहा है हमें पर्पल विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन। ठीक है, पर्पल विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन, और उसके साथ जो क्रॉस है वो है रेड विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन। ठीक है, जब हमने इसका फिनोटाइप देखा, ठीक है, जब हमने इसका फिनोटाइप देखा तो हमको मिलना था, मतलब दो क्रॉस हो रहे, डायहाइब्रिड है, मतलब एक क्या है, एक पर्पल है और दूसरा लॉन्ग है, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस, और मेंडल ने कहा था ना भाई डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो क्या मिलना चाहिए, 9:3:3:1 मिलना चाहिए, एक्सेप्टेड रेशो। मतलब इस रेशो की हमें उम्मीद थी, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला, हमें कुछ अलग ही रेशो मिला। ठीक है, कुछ अलग ही रेशो मिला, तो इसीलिए ये लिंकेज को रिस्पॉन्सिबल करता है, इसलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा है, लेकिन इस पर किस तरीके से क्या होता है सब कुछ देखेंगे हम आगे। तो देखो फिर मेंडल का कंक्लूजन क्या था, कुछ ऐसे हमें एक्सेप्टेड नंबर मिलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड नंबर मिलते हैं ऐसे, तो इनका रेशो निकाल लो अब क्या आएगा, लगभग लगभग मेरे ख्याल से ऐसा कुछ इसका रेशो निकाल लो क्या आएगा। ठीक है, तो क्रॉसेस प्रोड्यूस अ डेविएशन फ्रॉम इज अ प्रेडिक्टेड एंड मेंडलिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ, बिल्कुल सही है। देखो क्या कहता है क्रॉसेस प्रोड्यूस अ डेविएशन, क्रॉस प्रोड्यूस कर रहा है डेविएशन को, क्योंकि ये डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर हिस्सा होता तो 9:3:1 हमें रेशो मिलता, जो डायहाइब्रिड क्रॉस जो करा था येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल को लिया था मेंडल ने। ठीक है, तो ऐसा रेशो मिलता तो एक्सेप्टेड था मेंडल को, तो हम उसको मेंडेलियन रेशो कहते, लेकिन उसको शो नहीं करा, इसलिए हम इसको डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो कहते। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्टेड ऐसे नंबर मिलते, तो देखो क्रॉसेस प्रोड्यूस अ डेविएशन, ये क्रॉस जो प्रोड्यूस कर रहा है डेविएशन को बिलोंग्स कर रहा है, रिलेटेड कर रहा है, एंड द प्रेडिक्टेड मेंडेलियन इंडिपेंडेंट। और मेंडेलियन ने जैसे कहा था कि इंडिपेंडेंट असाइनमेंट रेशो होता है, कुछ इस प्रकार से ये भी हमें दिखा रहा है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, क्या कंक्लूजन मिला, तो देखो। ठीक है, तो देखो आपके सामने होमोजाइगस कंडीशन है अपने पास, होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब यहाँ क्या है, कैपिटल पी स्मॉल एल, होमोजाइगस बन गया, तो होमोजाइगस फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन, और इसके बाद है रेड, मतलब स्मॉल एल, ये इसके पास। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या मिले हमें, ऑल फ्लावर रेड एंड, मतलब पी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, F1 में मिला, इसकी कर दी हमने सेल्फिंग। ठीक है, इसकी कर दी हमने सेल्फिंग खुद के साथ, तो ये ऐसे कुछ हमें ऑफस्प्रिंग मिले। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ हमें ऑफस्प्रिंग मिले। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे, और इसका रेशो अनएक्सेप्टेड रेशो मिलता है। एक्सेप्टेड रेशो हमें उम्मीद थी उस रेशो की जो 9:3:3:1 को रिलेटेड करना चाहिए था, लेकिन मिलता है कुछ अलग ही रेशो, इस प्रकार के नंबर्स हमें मिलते हैं, तो इसका रेशो आप निकाल लो, कुछ अलग ही होता है, इससे तो कुछ अलग ही होगा, इसीलिए डिवीजन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इस मैकेनिज्म में उनको पता चला कि ये लिंकेज के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे भी कई स्टेटमेंट है। अ टेस्ट क्रॉस इज अ ब्रीडिंग अ मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल और डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस हमने देखा है ना, व्हेन वी आर क्रॉस विथ अ डोमिनेंट, क्या होता है कि आपके पास जो F1 जनरेशन है, ठीक है, जो आपके पास F1 है उसका क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट के साथ करो, देखा था ना हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन था, जब हमने प्लांट की हाइट ली थी उस समय पे, और रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी था, इसका रेशियो हमें 1:1:1 मिला था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं हम, जब डायहाइब्रिड, यहाँ पे डायहाइब्रिड है, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप है आपके पास, वो F1 क्या है आपके पास, कैपिटल पी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस करो आप, इसका क्रॉस करो आप रिसेसिव पेरेंट, मतलब क्या है, स्मॉल एल। ठीक है, इसका रेशो क्या मिलना चाहिए आपको, 1:1:1:1, कुछ इस तरीके का रेशो मिलना चाहिए। मोनोहाइब्रिड की केस की बात है, तो डायहाइब्रिड केस में इसके
डबल होना चाहिए, ठीक है। तो 1:1:1:1:1, ठीक है। ऐसा कुछ रेशो हमें मिलना चाहिए इस केस में। एक्सेप्टेड रेशो हो तो हमें यही है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। अ इंडिविजुअल डोमिनेंट फिनोटाइप हु द कूल्ड द आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट। तो देखो होमोजाइगस डोमिनेंट आपके पास रेसेसिव है, ठीक है, एंड मस्ट बी होमोजाइगस रेसेसिव एस, मतलब ये रेसेसिव है जो एस एस को रिलेटेड कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक अलग एग्जांपल लिया है, लेकिन हम इस एग्जांपल के साथ जाएंगे क्योंकि हमने इससे पहले वो जब हमने लिंकेज बताने के लिए ये आपको ये बताया तो ये हम इसके साथ जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट में क्या करे हो, कैपिटल एस स्मॉल एस क्रॉस विथ स्मॉल एस, ऐसा उनका कहना है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो, लेकिन हम इस क्रॉस के साथ जाएंगे क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो इसका जिक्र करा है इससे पहले स्लाइड में, तो हम इस क्रॉस के साथ जाएंगे। इसका रेशो हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं, कुछ अलग ही मिलता है, ठीक है। चलते आगे। तो देखो वही जो जिक्र हमने अभी कहा था, ये F1 जनरेशन का एंड प्रोडक्ट है जो टेस्ट क्रॉस की हमने बात करी। टेस्ट क्रॉस डबल रिसेसिव कंडीशन, मतलब ये देखो डबल रिसेसिव कंडीशन, एक रेसेसिव बन गया क्या, स्मॉल पी, दूसरा रेसेसिव है स्मॉल एल, तो बन गया डबल रिसेसिव, इसलिए डबल रिसेसिव। और F1 जनरेशन हमें इसका मिला था कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल एल स्मॉल एल, जो हमने अभी अभी देखा ना इसके पहले मेंडल के क्रॉस अपने क्या थे, आरसी पुन्नेट और उनके बारे में, बैट्सन और पुन्नेट, सॉरी बैट्सन एंड पुन्नेट के बारे में, ठीक है। तो देखा ना हमने अभी, तो ऐसे कुछ हमें, तो देखो इससे क्या गमेट मिलते हैं हमें, ये गमेट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेड रेशियो हमें ये मिलना चाहिए था, यदि हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इसका रेशियो कुछ इस तरह मिलता है 7:1 1:7। तो ऐसा ऐसा रेशो हमें मिलता है, तो हमें ये अनएक्सेप्टेड है, हमें चाहिए था ऐसा। क्योंकि जब आप एक टेस्ट क्रॉस की बात करते हो तो एक F1 को आप रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हो, तो ये मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, लेकिन मिलता नहीं है ऐसा, लेकिन मिलता नहीं है ऐसा, ठीक है, मिलता नहीं है ऐसा, ठीक है। चलते आगे। तो देखो बिकॉज द पेरेंटल फिनोटाइप्स रीअपियर्स इन मोर फ्रिक्वेंसली दैन द एक्सेप्टेड, मतलब क्या हो रहा है, जो आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो अपने आप को रीअफेयर कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोर फ्रिक्वेंसी में दैन एक्सेप्टेड, जिसकी हमें उम्मीद होती है उससे भी ज़्यादा भी क्वांटिटी में वो अपने आप को एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था अभी एक रेशो देखा था हमने इससे पहले, जिसका रेशो में एक्सेप्टेड था 1:1:1, मतलब इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक होना था, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन यदि आप बात करें तो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हमने देखा ना 7:1:1:7, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन मोर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सेप्टेड जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब 7 नंबर में कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लिंकेज थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अलग ही हो रहा है। तो ये क्या मैकेनिज्म है भाई, ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि मेंडल ने जो बताया था तो 1:1:1:1 आना चाहिए था, 4 बार एक ही आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो कुछ अलग मैकेनिज्म दिखा रहा है। तो ये खोजने का प्रयास किन्होंने क्या, बैट्सन एंड पुन्नेट ने ये खोजा, तो उनको पता चला कि ये लिंकेज के इस्तेमाल से हो रहा है, ठीक है, लिंकेज के वजह से हो रहा है, ठीक है। चलते फिर आगे स्टेटमेंट के साथ। And the researcher hypothesis that there was a coupling and or connection between a parental alleles for a flower color and pollen grain से, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, कपलिंग होती है, रिपल्शन, कपलिंग एंड रिपल्शन का मैकेनिज्म अलग है, उस पर अलग सा एक सेशन लेंगे हम। फिलहाल तो ये बात रखो कि यदि यदि लिंकेज दो जीन, यदि दो जीन, मान लो ये दो जीन है, इनका डिस्टेंस कम है तो इसमें लिंक ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और एक जीन यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, तो ये इसमें वीक अट्रैक्शन होगा। इतना याद रखो कि इसको फोर्स, इसको रिपल्शन और कपलिंग ऐसा कुछ, इसका अलग सेशन लेंगे हम, ठीक है। लेकिन कपलिंग रिपल्शन यहाँ पे कोई, और ये उनका क्या कहना है कि ये पेरेंटल आलिल जो होते हैं फ्लावर के पोलन ग्रेन के साथ किस तरीके से इनका इंट्रैक्शन है, मतलब दूरी कितनी है, मतलब लिंकेज के भीतर डिस्टेंस कितना है, उस पर ये डिपेंड करते होंगे शायद, ऐसा कुछ उन्होंने बताने का प्रयास किया था और वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। उन्होंने वो लिंकेज के बारे में थ्योरी बताई थी, ठीक है, लिंकेज के बारे में वो थ्योरी बताई थी, ठीक है। फिर चलते हैं और आगे। दिस कपलिंग रिजल्टेड इन द ऑब्जर्व डेविएशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये जो कपलिंग होती है इसमें इसमें देखने को मिला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कोई फॉलो नहीं करते, क्योंकि अरे भाई देखो ना 7:1:1:7, देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने परसेंटेज में एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट, 7 टाइम इज मोर देन एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, 7 7 गुना ज़्यादा है जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर के कंपैरिजन में,
ठीक है। तो ये कुछ अलग मैकेनिज्म था और ये लिंकेज के बारे में था, ठीक है। कुछ अलग ही प्रकार का था और ये लिंकेज के बारे में था, ठीक है। चलते हैं और आगे। बट ठीक है, बट वाई आर द सर्टन एलील्स लिंक, क्यों एलील ऐसे लिंक होते हैं, क्यों ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो बैट्सन एंड पुन्नेट स्वेयर इट स्वेयर, तो बैट्सन और पुन्नेट दोनों ने लिंकेज की थ्योरी बताई, तो उन्होंने ये कंप्लीटली कहा कि उन्होंने कहा इन फैक्ट इट वाज नॉट अनटिल द लेटेस्ट वर्क ऑन जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन ऑन दिस कपलिंग एंड रिपल्शन। बिल्कुल सही है। जो कपलिंग एंड रिपल्शन पे जो मैकेनिज्म थी, जो थ्योरी थी, वो एविडेंस के साथ बताया किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। एंड कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन, तो फिर ये थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली फुल एक्सप्लेन करा, ठीक है। वो कैसे करा, क्या करा, हम देखेंगे इससे अगले सेशन में, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आज का सेशन हमारा इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, फिर हम, यदि मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली वही एक स्लाइड ले लेता, एक ही सेशन ले लेता इसके ऊपर जो रिलेटेड करता डायरेक्ट लिंकेज, और वो लिंकेज और किसकी थ्योरी के साथ, थॉमस हंट थ्योरी के साथ। लेकिन ये जो बेसिक है, ये जो सोल है इस कंसेप्ट का, ये यदि मिसिंग हो जाता तो आपको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए आज का सेशन हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के तौर पे लिया है। तो ठीक है, मेहनत करते रहो, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहो, कोविड से बचते रहो, इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी, और हमेशा मुस्कुराते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। अगले सेशन में मिलेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का पार्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है। जो रिलेटेड करेगा स्लाइड को ही, जो रिलेटेड करेगा किसको, स्लाइड को ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन सेशन नंबर 3 है, वो हम लेंगे, मेरी खुद की नोट्स शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। और जो लास्ट वाला सेशन है, सेशन नंबर 4, रिलेटेड टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, वो फुल एनसीईआरटी पे होगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन एनसीईआरटी समझने के लिए मेरी बेसिक नोट्स के साथ साथ कुछ स्लाइड समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बढ़िया, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन के पीछे की जो कहानी है वो समझ में आनी चाहिए, इसीलिए ये इतना क्या कहते हैं उसको, तपस्या चल तपश्चर्या चालू है हमारे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। थैंक्स टू ऑल।